रहमानिर्रहीम। सेकंड चैप्टर जो हमारा पहले 3 चैप्टर में से जो शुरू के चैप्टर्स हैं उसमें सेकंड चैप्टर आता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बेसिकली ये चैप्टर हमें चंद छोटी छोटी सी बातें बतला रहा है जिसके अंदर हम कंट्री का जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि मुल्क में पैसे का जो निज़ाम है वो कैसे चलेगा और जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं वो किसकी मलकियत होंगे, प्रोविंसेस और फेडरेशन आपस में रेवेन्यू कैसे शेयर करेगी, इनके ऊपर गुफ्तगू हो रही है बेसिकली। तो जो मुल्क में जो पैसे का निज़ाम है वो दो तरह से, दो जगह पे हमारा पैसा पड़ा हुआ होता है। दो फंड, हम अकाउंट आप समझ लें, दो अकाउंट ओपन कर लेती है गवर्नमेंट। वन इज कॉल्ड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो यहाँ बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हमने देखनी है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में पैसे कहाँ से आते हैं। तो 3 जराए हैं इसमें पैसे आने के। नंबर 1, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड। जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट कोई कारोबार करेगी, गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी जहाँ से गवर्नमेंट कोई पैसे रिसीव कर रही है, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड। इसमें नॉर्मली वही इनकम टैक्स से जो पैसे आएंगे, सेल टैक्स से जो पैसे आएंगे वो इस फंड में चले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, लोन रेज बाय फेडरल गवर्नमेंट। और जो हम इधर उधर से लोन शोन मांग के लाएंगे, ठीक है ना, जो हम डायलॉग जब बोलते हैं कि भाई ठीक है ना मैं मांगने नहीं आया, ठीक है ना, तो वो वाले जो पैसे आएंगे वो भी यहीं पर आ जाएंगे, फेडरल कंसोलिडेटेड। दो जरिए आ गए। और एक तीसरा जरिया है जो क़यामत से पहले पूरा होगा, फिलहाल पूरा नहीं होना। अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन। यानी अगर हमने किसी मुल्क को लोन दिया और जब वो मुल्क पैसे वापस करेगा तो वो भी यहीं पर आएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 सोर्स से पैसे आ रहे हैं। नंबर 1, जो हम टैक्सेस के जरिए से पैसा कमाएगी गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, जो हम मांग के लाएंगे वो। नंबर 3, अगर हमने कोई लोन दिया हुआ है और वो वापस आएगा तो वो यहाँ आ जाएगा, शैल बी क्रेडिटेड टू फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये 3 जरिए से पैसे इस फंड के अंदर आ जाएंगे। एक और अकाउंट खोलेंगे विच इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। ऑल अदर मनीज, उसके अलावा जितने भी पैसे हैं कहां से आ रहे हैं, रिसीव बाय फेडरल गवर्नमेंट, यानी टैक्स के अलावा कोई पैसे हैं। नंबर 2, डिपॉजिट विद सुप्रीम कोर्ट एनी अदर कोर्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट फी जमा हो रही है, किसी को फाइन हो गया है, किसी को पेनल्टी लग गई है, वो जो अभी पीछे बात हो रही थी कि वो जो 190 मिलियन वाली बात, जो मलक रियाज साहब वाले पैसे हो रहे थे, वो उसूलन पहले कहाँ पड़े हुए थे, वहाँ पड़े हुए थे, ठीक है ना, वहाँ पड़े हुए थे। लेकिन अब नए चीफ जस्टिस साहब ने आके वो पैसे वहाँ से निकाल के यहाँ डलवा दिए। वो कहते हैं ये कोर्ट का उस तरह से पैसा नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का पैसा। तो खैर है नहीं, हमें पता चला 2 फंड मेंटेन हो रहे हैं। सम टाइम तो बस एग्जामिनर छोटी सी यही बात करता है कि यार फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में कहाँ से पैसे आएंगे, तो ये 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि 3 सोर्स से पैसे आ रहे हैं। वो 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि 2 सोर्सेज उसके अंदर आ रहे हैं। सर इसके अलावा जो फेडरल में नहीं आ रहा वो सब उधर आ गया। फेडरल में असल में टैक्सेस से जो पैसे आ रहे हैं ना, रेवेन्यू, जो रिकरिंग इन नेचर के पैसे हैं, यहाँ नॉन रिकरिंग इन नेचर वाले आ रहे हैं, वन ऑफ वाले को पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट इकट्ठी करेगी तो उधर आएगी और अगर कोर्ट इकट्ठी करेगी तो इधर आएगी, ऐसे डिफरेंशिएशन। यहाँ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फाइन और पेनल्टी कहाँ से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। कुछ फाइन पेनल्टीज हम लगा रहे होंगे इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, उधर वो उधर आ रही होगी। अच्छा जी, कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड, यानी किसकी कस्टडी में होगा, यानी कौन ऑपरेट करेगा। वो कहता है द कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, द पेमेंट एंड विदड्रॉल फ्रॉम द फंड, ये सारे काम, और ऑल अदर कनेक्टेड मैटर शैल बी रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, यानी पार्लियामेंट, और रूल मेड बाय द प्रेसिडेंट। वो कहना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होना चाहिए ये काम।
ठीक है ना। यानी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेगी, फिर ये ग्रांट, इसीलिए बजट पेश हुआ करेगा, इसी सारा कुछ हुआ करेगा ताकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से ये काम होंगे। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कौन से खर्चे जो हैं वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होंगे। इनकम तो पता चल गई कि इनकम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में इनकम कौन सी आएगी, ऑल रेवेन्यू रिसीव, लोन रेज एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन। यहां से कौन से खर्चे करने हैं हमने, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा, इससे पीछे एक बात हमने और नहीं बोली, वो भी बोल दें। हम सारे जो कवानीन हैं, जैसे हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ कर आए हैं, बी लॉ पढ़ कर आए हैं, ठीक है ना। तो हम वहाँ जो लॉ के जो वो है ना हेडिंग्स, सेक्शंस उसको बोलते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। लेकिन जब आईने पाकिस्तान, ये हम आईने पाकिस्तान पढ़ रहे हैं इस वक्त, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए हम लफ्ज़ सेक्शन नहीं बोलते। जैसे इसको प्रोटोकॉल देने के लिए इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल। वो आपने मशहूर ज़माना सुना, आर्टिकल 62-63, ठीक है ना, ये वाले, ये आर्टिकल 81 आर्टिकल, इसमें सेक्शन नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। अच्छा जनाब, द रेन्यूमरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस एंड रेन्यूमरेशन ऑफ, सबसे पहले कहता है यार, सबसे पहले सदर पाकिस्तान के जो तनख्वाहें हैं वो, और जो उनका स्टाफ है यानी प्रेसिडेंट हाउस का जितना स्टाफ है उनकी तनख्वाहें सबसे पहले हमने पे करनी है इस फंड में से। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। फिर आ गया जी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ये उधर आ गए सेनेट्स के अंदर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का एजी ऑफिस जो, admin expenses including the remuneration of officers and servant of Supreme Court and Islamabad High Court, the Department of the Auditor General, यानी इन जितने ये ऊपर इदारे आए हैं वो उनका स्टाफ, उन सब का खर्चे पैसे यहाँ से पे होंगे। डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड द अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन, जो गवर्नमेंट ने लोन दिए थे उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट है, कुछ है, वो सारे पेमेंट कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी। अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, अगर वो जो हम कहते हैं जी कोई इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान को फाइन हो गया जी फलां पे, वो आपको याद है रिकॉर्डिंग के जब हमारे ये रिजर्व थे उनके ऊपर या PIA के ऊपर, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल कोर्ट में कोई फाइन हो गया तो वो पैसे भी हम यहाँ से पे कर देंगे। any other amount declared by the constitution or by the act of मजलिस-ए-शुरा। तो अगर आप गौर करें तो इसमें मैं और आप कहीं नहीं आए, ठीक है ना, मैं और आप इसमें कहीं नहीं आए, जिनके लिए हम अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, दोस्तियां खराब कर रहे हैं, महलेदारियां खराब कर रहे हैं, वो जब बैठ के आईने पाकिस्तान बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं। इसमें मैं और आप कहीं नहीं है, इसमें उन्हीं सारे लोगों के खर्चे लिखे हुए हैं जो कि भाई ये सबसे पहले पे करना। अच्छा जनाब, ठीक हो गया। अब ये 5 मार्क्स का एक सवाल बनाया है, व्हाट आर द एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड। अच्छा, अब होना यहाँ ये चाहिए था कि ये भी लिखा होता कि यार अच्छा यहाँ कौन से एक्सपेंसेस, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन से कौन से एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम ये बात नहीं पढ़ रहे हैं। वरना जाहिर है आइन ने ये भी लिखा है कि यहाँ से कौन से खर्चे होंगे और वो भी लिखा है कि वहाँ से कौन से खर्चे होंगे। तो ये वाले कोई 5 मार्क्स के लिए एक बेहतरीन बनाया सवाल है। इसके बाद आ गया जी एनुअल बजट स्टेटमेंट। इन ईच फाइनेंशियल ईयर द फेडरल गवर्नमेंट shall lay before National Assembly a statement of estimated receipt and expenditure of the government. It will be called as annual budget statement. Annual budget statement shall show separately amount required to meet expenses charged by Constitution on Federal Consolidated Fund कि भाई ये जो हमने ऊपर बजट बनाया है तो इसमें कौन कौन से पैसे हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पे होने हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंसेस प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, वो आखिरी वाली बात, एंड
shall distinguish between revenue expenses and other expenses. रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे है रिकरिंग इन नेचर के, और अदर का मतलब है वन ऑफ नेचर के। जैसे रिकरिंग इन नेचर, जजेस की सैलरी जा रही है, फुला हो रहा है, ये तो रिकरिंग इन नेचर के एक्सपेंसेस होगा ना। वन ऑफ की एग्जांपल, जैसे हम कोई डैम बनाने लगे हैं, कोई और ऐसा काम करने लगे हैं, कोई कोविड आ गया था, कोई एक वन ऑफ एक्टिविटी हो रही है, इस तरह की बात हो रही है। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। Expenses charged on federal consolidated fund in annual budget statement shall be discussed in National Assembly. A voting will not be required. तो कह रहे इन लोगों के जितने खर्चे हैं ना, इस पे पार्लियामेंट में जो लोग आपने भेजे हैं ना, उनकी ये औकात नहीं है कि वो वोट करें इसके ऊपर, करना है कि नहीं करना। बस बता रहे हैं आपको कि भाई ये खर्चे होने हैं, वोटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। डिस्कशन हो जाएगी कि ये खर्चे हैं, ये है, बहस कर लें, लेकिन होना वही है जो ऑलरेडी। अदर एक्सपेंसेस इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड टू नेशनल रेजिंग ग्रांट। असेंबली में नॉट एग्री टू इट में आल्सो रिड्यूस द डिमांड। यानी अब वो जो आखिरी वाली बात थी ना कि कोई अदर एक्सपेंस, उसमें कहीं हम फॉल्ट छोटा मोटा कर सकते हैं। वो कहते हैं इसके ऊपर बहस होगी, अगर असेंबली अप्रूव करेगी तो ये पैसे मिलेंगे, और अगर अप्रूव नहीं करेगी तो नहीं मिलेगी। जो पैसे हमें मिलेंगे उसे हम टेक्निकली बोल देते हैं ग्रांट, रेजिंग ग्रांट। डिमांड कैन ओनली बी मेड विद रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। Authentication of schedule of authorized expenditure. The Prime Minister shall sign a schedule specifying the grant made by National Assembly under Article 82, जो भी हमने बात की, and amount required for expenses charged on Federal Consolidated Fund. It shall not exceed the amount mentioned in the statement previously laid before the वही कि उसे छेड़ तो सकते नहीं। The authenticated schedule shall be laid before National Assembly. It shall not be open for vote. वो कहता है आपको दिखा दिया, ना बहस करनी है इसके ऊपर और ना वोटिंग करनी है, ठीक है ना। बस ये स्टेटमेंट बन के आई, प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दी और उसके बाद ये ऐसे चल रहा है। अच्छा जी, expense from Federal Consolidated Fund shall be considered as authorized when above procedure is। वो कहता है ये अगर पूरा प्रोसीजर हो गया तो इसका मतलब है ये सारा काम ऑथराइज हो गया, यानी लेजिटिमेट हो गया, लीगली ठीक हो गया। अच्छा जी, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री एक्सेस का मतलब है वो जो पीछे हमने दी थी, अगर उससे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या करना है। सप्लीमेंट्री ग्रांट। इफ द बजट एलोकेट टू अ सर्टेन सर्विस फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर प्रूफ इनसफिशिएंट, मसलन मुल्क में मर्दमशुमारी होनी थी, उसके लिए एक एक्सपेंस रखा गया, या इलेक्शन होने हैं, अब जैसे इलेक्शन होने हैं इसके लिए एक एक्सपेंस बजट में रख दिया गया और बाद में वो कम पड़ गया, इनसफिशिएंट। और इफ देयर इज अ सडन नीड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एनुअल बजट स्टेटमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज एक्स्ट्रा स्पेंडिंग फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। दिस एडिशनल स्पेंडिंग इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब ये बना बनाया 2 नंबर का सवाल है, व्हाट इज मीन्ड बाय सप्लीमेंट्री ग्रांट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि इन चैप्टर में एग्जामिनर जो है वो इनको ऑन नहीं करता, बस ग्रिड पूरी करने के लिए 10 मार्क्स के उसने कोई सवाल बनाने हैं, स्ट्रेट सवाल। अभी आप आज के भी पास पेपर के सवाल देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई एक्टिविटी नहीं है इसके अंदर। फिर आगे एक्सेस ग्रांट। इफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड अप स्पेंडिंग more money on the service that was originally granted in the budget for a particular financial, this extra spending is termed as excess grant. In this situation, budget has been exceeded without prior approval. ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पहले अप्रूवल ले लिया, अप्रूवल लेकर बजट एक्सीड किया क्योंकि इनसफिशिएंट हुआ, अप्रूवल ले ली, फिर तो उसको उसके लिए लफ्ज क्या बोला, सप्लीमेंट्री ग्रांट। और एक्सेस ग्रांट का मतलब है कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, विदाउट अप्रूवल पहले हमने उस पर स्पेंडिंग कर दी है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस ग्रांट। आने लगा।
With either of these situations occur, the federal government need to present a supplementary budget statement or excess budget statement to the National Assembly. These documents detail the amount of extra expenditure that occurred. The rule and procedure outlined in Article 80 to 83 of this Constitution shall also be applied to the supplementary and excess budget. पहले भी क्या था भाई बतानी है और वोट कोई नहीं लेना, अगर उस नेचर की है तो उस नेचर की, और अगर अप्रूवल लेने वाली है तो फिर बाद में अप्रूवल ले सकते हैं आप। बात समझ आ रही है? कोई बजट काम शुरू हुआ, कोई एक काम कर रहे हैं हम, इलेक्शन का काम हो रहा है फर्ज कर लें, एक हमें अभी लग रहा है यार पैसे कम है, तो एक है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू आ जाए, और एक है कि नहीं यार इस वक्त काम ऐसे चल रहा है कि पहले खर्च कर दें बाद में अप्रूवल ले लेंगे। दोनों सूरतों में ये, क्योंकि कस्टोडियन कौन है? पार्लियामेंट। अल्टीमेटली रूट इसने कहां से होना है? पार्लियामेंट से होना है, ठीक है ना। ये एक बात यहां से समझने वाली है कि अल्टीमेटली रूट कहां से होना है? पार्लियामेंट से होना है। लेकिन पार्लियामेंट में आपको पता है कि कुछ चीजें हम पीछे पढ़कर आए हैं कि ये एज अ फॉर्मेलिटी जा रही हैं, ना इस पे वोट रिक्वायर्ड है ना इस पे डिस्कशन रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, इसका मतलब है एक सवाल और यहां से हमारे ध्यान में आना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड एक्सेस ग्रांट, ठीक है ना। एक ये बात भी हमें देखनी चाहिए, वोट ऑन अकाउंट। अच्छा जी, notwithstanding anything contained in the foregoing provision relating to the financial matter, National Assembly shall have power to make any grant in advance in respect of estimated expenditure for a part of any financial year not exceeding 4 months, pending completion of the procedure prescribed in Article 82 of the voting of such grant and the authentication of the schedule of the authorized expenditure in accordance with the provision of Article 83 in relation to expenditure। क्या मतलब बना इस बात का? वो कहता है कि एडवांस अगर आपने ग्रांट देनी है तो अगले 4 महीने तक की ग्रांट आप दे सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ। आपको अगले 4 महीने की ग्रांट आप एक्स्ट्रा भी एडवांस भी दे सकते हैं। जिन प्रोविजन, जिन प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, जैसे सेंसस चल रहा है, जैसे कोई कोविड की सिचुएशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन। अच्छा जी, इन सिंपल टर्म आर्टिकल 85 means that National Assembly has the power to allow government to use a certain amount of fund for up to 4 months while the full budget is being discussed and finalized। ये बात असल में क्या हो रही है? ये एक आर्टिकल 85 जो है ना, ये असल में एक बड़ी रिमोट सिचुएशन की बात कर रहा है। जैसे जब हमारी खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो जिन दिनों में ख़त्म हुई उसके फ़ौरन बाद बजट पेश होने वाला था, ठीक है ना, याद है वो टाइम। अब बजट एक बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन है, पूरे मुल्क का एक तो सियासी मामलात है ना, चल रहे हैं, बहस हो रही है जैसे मर्जी। बजट तो एक बहुत फाइनेंशियल मैटर ऐसा है, या कोई जंग लग गई है या कोई और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो गए हैं, तो कहता है कि यार अगर बजट नहीं भी हो रहा तो आप 4 महीने की ग्रांट जो है वो इशू करके गवर्नमेंट के निज़ाम को आगे चला सकते हैं। पढ़े जरा। In simple term, Article 85 means that National Assembly has power to allow the government to use a certain amount of fund for up to 4 months while the full budget is being discussed and finalized. This is done to ensure that government operation do not halt due to lack of approved funding। वही कोई assembly में बात चल रही है, आपकी कोई मेजॉरिटी है नहीं है, कोई और इस तरह के मामला चल रहे हैं। वंस कंप्लीट बजट इज अप्रूव्ड एज पर आर्टिकल 82-83, नॉर्मल डिसबर्समेंट ऑफ द फंड रिज्यूम। अब नॉर्मल डिसबर्समेंट, पहले यहां तो हम सिर्फ मैक्सिमम 4 महीने तक जा सकते हैं। इसका मतलब है बजट इन एनी केस 4 महीने के डिले के साथ तो अप्रूव होना ही होना है, वरना निज़ाम हुकूमत क्या है, रुक जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कभी बजट अप्रूव ना हो, क्योंकि बजट ने सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव होना होता है,
तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट खत्म हो गई। यानी अगर बजट अप्रूव नहीं करा सकी कोई गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर की जो मेजॉरिटी है वो लूज हो चुकी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट ही नजर आ जाएगा कि भाई आपकी गवर्नमेंट खत्म हो गई है, चली गई है। अच्छा जनाब, इसके बाद अब चंद छोटी छोटी सी कमेटीज का जिक्र आ रहा है। सिलेक्टेड से आर्टिकल्स हमारे उसके अंदर शामिल हैं सिलेबस। एक आ गया फाइनेंस कमेटी। एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट शैल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट एक्टिंग ऑन एडवाइस ऑफ। एक फाइनेंस कमेटी बना देंगे, ये कमेटी की एडवाइस पर नेशनल असेंबली और सेनेट के खर्चे चल रहे होंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट। फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड अदर मेंबर इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट। इस कमेटी में कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। 2 लोग पहले ही लॉ ने बता दिए कि कौन कौन आ गए, स्पीकर होगा या चेयरमैन होगा। अच्छा जी, और फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उस वक्त के। फाइनेंस कमेटी में मेक रूल फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस। अब आपको पता है जो पैसा आया 18वीं तरमीम के बाद हमने क्या किया है, हमारे जो फेडरेशन है और जो प्रोविंसेस हैं इनको हमने ऑटोनोमस कर दिया। 18th अमेंडमेंट लॉ में हम जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो उसको ऐसे ही याद रखते हैं, 5th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट, ठीक है ना। ये जब मोहतरम इज्जत माब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, इनके दौर में ये एक अमेंडमेंट हुई थी। इन्होंने इसमें कुछ वो नहीं, सदारती निज़ाम नहीं, असल में कॉन्स्टिट्यूशन की इस 8th अमेंडमेंट में ना एक हर पार्टी का कोई एक एजेंडा होता है, कोई एक उसकी आइडियोलॉजी होती है। पीपल पार्टी के हम लाख इख्तलाफ करते रहे, उसकी एक आइडियोलॉजी है, वो कहते हैं प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने दौर के अंदर 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की थी कि भाई जो प्रोविंसेस हैं वो ये काम खुद करेंगे, उन्हें फेडरेशन से पूछने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो रही थी। फिर यहाँ कुछ सदर पाकिस्तान ने अपने कुछ इख्तियारात भी जो थे वो पार्लियामेंट को वापस कर दिए थे। वो 58(2)B वगैरह, असेंबली डिसॉल्व करने वाली बातें और वो वाली बातें, ये उस दौर में काम हुआ था। तो 18th अमेंडमेंट में एक तो ये काम हुआ, लेकिन अभी भी जो पैसे फेडरेशन में आए हैं, मतलब यहाँ 100 रुपये आए हैं फ़र्ज़ किया, अब फेडरल ने कुछ खर्चे तो हमने रखे हैं कि ये काम फेडरेशन ही करेगी, फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन कुछ काम है हमने कहा जी नहीं, एजुकेशन प्रोविंस का मैटर हो गया, खुद अपनी एजुकेशन करेंगे। कुछ अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, पावर जनरेशन किसी हद तक फेडरेशन के जिम्मे और किसी हद तक प्रोविंसेस के जरिए, हेल्थ प्रोविंसेस के जिम्मे, ठीक है ना। ऐसे इसको हम कह रहे हैं 18th अमेंडमेंट। लेकिन अभी भी जो फेडरेशन के पास पैसे आए हैं, इस पैसे में से भी प्रोविंसेस को अपना शेयर मिलेगा, किस बुनियाद पर मिलेगा, ये वाली बातें डिस्कस हो रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। आसान है, बिल्कुल आसान है, आसान है, ये अब आसान होने लगा। अच्छा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी यही है, हैं? अभी सब्र कर जाए। इनकम टैक्स कौन ले रहा है? फेडरल गवर्नमेंट ले रही है। इंपोर्ट ड्यूटी कौन ले रहा है? फेडरल गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है ना। कराची पोर्ट से, हमारे गवादर पोर्ट से, हमारे टैक्सेस से जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है कहाँ जा रहा है? फेडरल गवर्नमेंट में जा रहा है। अब ये पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है? दैट इज नेशनल फाइनेंस कमीशन। अब ये 2 मिलते जुलते नाम आ गए, एक फाइनेंस कमेटी और एक नेशनल फाइनेंस कमीशन। प्रेसिडेंट शेल at interval not exceeding 5 year constitute a national finance commission consisting of। वो कहता है प्रेसिडेंट जो है ना हर 5 साल में कम से कम एक मरतबा एक कमेटी बना देगा जिसका नाम रख देंगे नेशनल फाइनेंस कमीशन। ये लोग कहाँ से आएंगे? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट में इसाक डार बैठा होगा वो आ जाएगा। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सच पर्सन एज अपॉइंट।
बाय, और गवर्नर भी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ प्रोविंशियल, सच पर्सन एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ। 3 तरह के लोग आ गए। फेडरेशन का फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर डिस्कस करना ना। प्रोविंसेस के फाइनेंस मिनिस्टर आ गए। इसके अलावा भी अगर किसी को बुलाना है तो गवर्नर की मदद से प्रेसिडेंट गवर्नर को कंसल्ट करके, आमतौर पे हम चीफ मिनिस्टर भी बुला लेते हैं, इसके अंदर सीएम भी बुला लेते हैं, ठीक है ना। असल में इन लोगों ने मिल बैठकर डिसाइड करना है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा वो कैसे बटेगा। सदर का, तो इसीलिए तो गवर्नर की कंसल्टेशन। वजीर आजम का नुमाइंदा सीएम होता है, सीएम, हाँ, पीएम का सीएम, हाँ जी। अच्छा जी, आगे चलें। अब इन्होंने बैठ के बात क्या करनी है, इन्होंने डिसाइड करना है कि पैसे कैसे बांटे। अब हर प्रोविंस वाला अपने प्रोविंस के इंटरेस्ट को वॉच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मिनिस्टर इसीलिए गया। हो सकता है सीएम भी गया हो, तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होंगे, अपने प्रोविंस के इंटरेस्ट को इंटैक्ट कर रहे होंगे। मसलन अगर पंजाब का बंदा बैठा होगा ना, तो वो कहेगा कि देखो भाई, सबसे अच्छी बात है हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है ना पाकिस्तान की, इसे पॉपुलेशन की रेशो में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसे पता है कि पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा पैसे आएंगे। और वो लॉजिक भी क्रिएट कर देगा, कहेगा देखो यार, इंसानों पे ही पैसे खर्च होने हैं ना, तो जहाँ नफरी ज़्यादा है वहाँ पैसे भी ज़्यादा आने चाहिए। अच्छा जी, जो सिंध वाला बैठा होगा ना, वो कह रहा होगा नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं, जो सुबह ज़्यादा कमा के दे रहा है, वो जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे कहाँ से हुए हैं, क्योंकि उनके पास पोर्ट है, ठीक है ना, बिजनेस हब उनके पास है। वो कहेंगे नहीं यार, जिस सूबे ने ज़्यादा कमा के दिया उसको ज़्यादा पैसे दें। अच्छा, बलूचिस्तान वाला कह रहा होगा नहीं यार, एरिया की बेस पे बात करते हैं वासा कि भाई ज़मीन के हिसाब से चलते हैं ना, जिसके बाद अब ऐसे गुफ्तगू हो रही है। अब इन्होंने बहरहाल अब आपस में कंसेंसस के साथ एक वहां तक पहुंचना है कि भाई कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, नेशनल फाइनेंस, it shall be the duty of National Finance Commission to make recommendation to President regarding distribution of tax receipt between Federation and provinces, making of grant in aid by Federal Government to Provincial Government। जो टैक्सेस से पैसे आए हैं वो कैसे बटें, और जो कोई और ग्रांट का मतलब पता है, जो फंड एलोकेट होने हैं वो किस बुनियाद पर हों, ये आपस में, ये सब लोग आपस में डिसाइड करेंगे। द एक्सरसाइज बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बोरिंग पावर, कि भाई फेडरल गवर्नमेंट की लोन ले सकती है कि नहीं ले सकती, पंजाब खुद से लोन ले सकता है कि नहीं ले सकता, ये वाली बात भी यही लोग डिस्कस कर लेंगे। एनी अदर फाइनेंस मैटर रेफर टू द प्रेसिडेंट, कोई और भी फाइनेंशियल मैटर है, जैसे कोविड के हालात आ गए, कोई भी सरकमस्टांस, वो भी ये डिसाइड कर लेंगे। और ये क्या करेंगे, डिसाइड करके द शेयर ऑफ द प्रोविंस इन ईच अवार्ड ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल नॉट बी लेस देन शेयर इन द प्रीवियस अवार्ड। हर 5 साल बाद होने। अब अगर हर 5 साल के बाद कोई ऐसा, अब ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये ज्यादा विजन के साथ बनी हुई चीजें हैं, वो कहते हैं अगर किसी वक्त कोई ऐसे लोग आ जाए, गवर्नमेंट ऐसी आ जाए जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री है उसको डिस्टर्ब ना कर दे, वो कहते हैं भाई किसी भी प्रोविंस का जो शेयर है ना, वो पिछले शेयर से कम नहीं हो सकता। शेयर कैन बी इंक्रीज बट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अब अगर हर प्रोविंस का शेयर चेंज नहीं हो सकता तो फिर करने क्या बैठे हैं, इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट अपना दिल बड़ा करके अपना शेयर थोड़ा कम करेगी और फिर प्रोविंसेस में कोई चेंज आएगी, वरना जनरली जैसे एक फार्मूला सेट हुआ है फिर वही चलता रहेगा, क्योंकि पिछले साल से पैसे हर दफा कम से कम उतने तो मिलने हैं, ठीक है ना, शेयर आपका रिड्यूस नहीं हो सकता। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अवार्ड biannually and lay their report before both houses of Majlis Shura and Provincial Assembly। वो कहते हैं बाद में हमने डिसाइड तो कर लिया,
बाद में काम ऐसे चलेगा भी कि नहीं चलेगा। वो कहते नहीं, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना सारे, उनकी एक कमेटी बनाएंगे, वो साल में 2 दफ़ा मामलात को देखेगी कि क्या पैसे इसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फेडरल मिनिस्टर नेशनल असेंबली में जाके बता देगा और जो प्रोविंशियल मिनिस्टर होंगे वो प्रोविंशियल असेंबलीज में आकर रिपोर्ट दे देंगे कि जनाब फाइनेंस कमेटी ने जो डिसाइड किया था काम उसके मुताबिक ही चल रहा है। अब ये एक एज अ फॉर्मेलिटी एक हमारा वो बना, और इसको ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट शेल स्पेसिफाई द शेयर ऑफ टैक्स रिसीट विच इज टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस। मतलब 100 रुपये टैक्स से पैसे आए, वो कहते हैं 60 रुपये तो प्रोविंसेस को जाएंगे, 40 रुपये फेडरल के पास रह जाएंगे। ये डिसाइड करना था ना, और कौन को किस किस को जाएंगे। अब प्रेसिडेंट इसको उस रिकमेंडेशन की बेस पर क्या कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा। नहीं, रिकमेंडेशन नहीं, प्रेसिडेंट ने तो ऑर्डर देना ना, रिकमेंडेशन की बेस पर ऑर्डर पास किया जाएगा। दैट शेयर शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न एंड शेयर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। यानी वो कौन से पैसे हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रहेंगे, बल्कि उठ के कहाँ चले जाएंगे, प्रोविंस के फंड में चले जाएंगे। The recommendation of National Finance Commission shall be laid before both houses and provincial assembly। जो रिकमेंडेशन आई जिसकी बेस पर प्रेसिडेंट ने सारा काम किया, ये अपनी अपनी असेंबली में भी बता दिया जाएगा और उधर भी बोथ हाउसेज में भी बता दिया जाएगा। बिफोर एनी ऑर्डर रिगार्डिंग शेयर ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट may make such amendment in law relating to the distribution of revenue between federal and provincial government as he considered necessary। वो कहता है प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार भी है कि अगर उसे कहीं लगे कि कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है इसमें तो वो कर सकता है, लेकिन नॉर्मली प्रेसिडेंट इसको छेड़ता नहीं है। ये एक सेंसिटिव मैटर है जो चारों सूबों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे प्रोविंशियल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं, तो नॉर्मली इसको एमिकेबली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। President may by order make grant in aid to the province in need of assistance and such grant shall be charged upon federal। वो कहता है इसके अलावा भी प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी प्रोविंस को समझे कि यार इस प्रोविंस में कोई खुदा ना खास्ता ऐसी आफत आई हुई है या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, कोई ऐसी डिजीज आ गई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो उसको एडिशनल ग्रांट इसके अलावा भी दी जाएगी, लेकिन बाकी प्रोविंस के हिस्से से नहीं दी जाएगी। वो जो हमने कहा था कि जी 40% बांट देते हैं, 60 उधर रख लेते हैं, उसमें से दी जाए। सबसे अहम 2 सवाल हैं इस चैप्टर में। नंबर 1, इन 2 फंड की डेफिनेशन, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। कौन से एक्सपेंसेस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से होते हैं, और तीसरी नेशनल फाइनेंस कमीशन का ये काम कैसे करता है, क्या रिकमेंडेशन करता है, कैसे ये काम हो रहा है। मुश्किल बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। ये 3 बातें आपने याद रखनी है, ठीक है ना। 3 बातें यही हैं, थोड़ी सी ड्राई हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मिजाज अभी आपका नहीं है ना, लॉ पढ़ने का मिजाज थोड़ा सा एस्टेब्लिश हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो रही हैं। इसके बाद एक बात और डिसाइड करनी है, जो वो डिसाइड करेंगे वो एक मल्टीपल फार्मूला बना हुआ है। बहुत सारी चीजें, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, ऐसे। अच्छा जी, अब आपको पता है कि एक और मसला बड़ा हमने देखना है कि टैक्स कौन लगाएगा। जब हमने ऑटोनॉमी डिस्कस की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिस्कस की, तो ये डिसाइड हुआ कि यार इनकम्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा ना वो फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, और जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगेगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है ना। मसलन हम सैलरी कमा रहे हैं तो ये इनकम टैक्स लगेगा इसके ऊपर, तो ये कहाँ चला जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट में चला जाएगा। लेकिन होटल्स, रेस्टोरेंट, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ जो टैक्स लग रहा है वो कहाँ चला जाएगा, रेलिवेंट प्रोविंशियल उसमें चला जाएगा। तो अब यहाँ ये भी एक बात डिस्कस हो रही है कि टैक्सेस रेज बाय पार्लियामेंट, taxes raised under authority of Majlis Shura are as under: tax on income including corporation tax but not including taxes on income consisting of remuneration paid out of federal consolidated fund।
क्या मतलब? वो कहता है ये जो जजेस वगैरह की तनख्वाहों पर जो टैक्स लगेगा ना, ये किसी और जिम्मे में आएगा, ठीक है ना। एग्जाम नहीं, हम कह रहे किसी और जिम्मे में आएगा, अभी ऐसे बात करें। उसके अलावा जो इनकम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे वो सारे मजलिस से शूरा लगाएगी। टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और कंज्यूम, ये कौन लगाएगा? पार्लियामेंट। एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन एंड सच अदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, such duties as specified by the president and such other law as specified by, क्योंकि आपको पता है ना, हमने एक सेरिमोनियल पोस्ट बना रखी है प्रेसिडेंट की, कि बस नाम लेने के लिए प्रेसिडेंट 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 प्रेसिडेंट। आप बी लॉ में चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए थे कि प्रेसिडेंट की, ठीक है ना, चलो कहते नहीं, लफ्ज नहीं बोलते, ठीक है ना, कि औकात उसकी कोई नहीं है, ठीक है ना, वो एक सेरिमोनियल पोस्ट है जस्ट साइन करने के लिए, और अगर वो साइन ना करे तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी भी लास्ट जो अमेंडमेंट हुई थी, जो पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद जो जो तरामीम हुई थी, उन सब में प्रेसिडेंट ने साइन करने से इनकार कर दिया था। तो फिर वो जब टाइम लैप्स हुआ तो ऑटोमेटिकली साइन कंसिडर हो गए थे। चलें बस यहाँ रुक जाते हैं। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की बातें आएंगी, बिजली, पानी, गैस, सोना, चांदी, इनका क्या बनेगा। लेकिन इसको साथ साथ याद कर लेंगे तो आसानी से ये काम हो जाएगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।